हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट से। एंड वंस यू आर डन विद दीज क्वेश्चंस, आप प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, दैट इज रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022। ये रिसेंटली राज्यसभा ने भी पास कर दिया है। पहले लोकसभा ने किया था और रिसेंटली इसको राज्यसभा ने भी पास कर दिया है, हेंस इट हैज़ बीन इन न्यूज़। अब दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिगार्डिंग दिस बिल और आपसे पूछा गया है दोनों में से कौन सी करेक्ट है। पहली है, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ शेड्यूल्स फ्रॉम 6 to 4। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ दिस अमेंडमेंट बिल टॉक्स अबाउट रैशनलाइजेशन ऑफ शेड्यूल्स। देखिए, पहले जो 6 स्केड्यूल्स थे उसमें जो शेड्यूल 1 था और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 वो देता था एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन टू स्पीशीज, और शेड्यूल 3 और 4 देते थे प्रोटेक्शन, वो भी देते थे बट विद लेसर पेनल्टीज। सो एक तरह से अब जो शेड्यूल 1 और पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 है ना, दैट हैज़ बीन मर्ज्ड टू शेड्यूल 1 ओनली, एंड 3 and 4 टू शेड्यूल 2। और एक जो वर्मिन वाला शेड्यूल था उसको हटा दिया गया है। तो एक तरह से ना आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पे मल्टीपल शेड्यूल्स थे अब उनको रैशनलाइज करके कम कर दिया गया है। तो वो एक एस्पेक्ट है इस अमेंडमेंट बिल का। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये कमर्शियल ट्रेड इन लाइव एलिफेंट्स को अलाउ करता है। अब दिस इज इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द ईथॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ऑब्वियसली जो ये ट्रेड होगी ये रेगुलेटेड होगी, बट स्टिल एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है टू द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स। एनीवेज, इसका जो आंसर है वो बोथ 1 and 2 है। सो लाइक आई सेड कि ये जो अमेंडमेंट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 की है, और पहले भी इस एक्ट में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, लेटेस्ट बीइंग दिस वन। अब दिस इज टू इंश्योर बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड रैशनलाइजेशन ऑफ स्केड्यूल्स एंड टू इम्प्लीमेंट दी प्रोविजंस ऑफ साइट्स। तो जो हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होगी, दिस वुड बी मोर साइट्स कंप्लायंट नाउ। ठीक है, साइट्स क्या है? दैट इज अ कन्वेंशन टू प्रिवेंट द इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो भी रही है तो वो रेगुलेटेड हो, और अगर स्पीशीज बहुत ज़्यादा कम रह गई हैं तो वहाँ पे तो इंटरनेशनल ट्रेड बैन ही हो जाएगी। तो साइट्स कंप्लाइंट भी बनाती है हमारी ये अमेंडमेंट बिल इस एक्ट को। और उसके बाद देखा जाए तो इट गिव्स मोर पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर हम बात करें और भी इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो एरियाज अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज़ को डिक्लेयर कर सके एज कंजर्वेशन रिजर्व्स, राइट। देन दीज शेड्यूल्स हैव बीन रैशनलाइज्ड। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, शेड्यूल 1 में हाईएस्ट लेवल होगी प्रोटेक्शन की, शेड्यूल 2 में लेसर प्रोटेक्शन, जो कि शेड्यूल 3 और 4 में है अभी प्रेजेंटली। 3 प्लांट्स के लिए होगा और 4 में स्पेसिमेंट्स लिस्टेड इन दी अपेंडिसेस अंडर साइट्स। ये जो शेड्यूल्ड स्पेसिमेंट्स हैं, मतलब जिनकी हमें ट्रेड रेगुलेट करनी है, ज़्यादा रेगुलेट करनी है वो। और वर्मिन स्पीशीज़ का जो शेड्यूल था दैट हैज़ बीन रिमूव्ड। जो पेनल्टीज़ है उनको बढ़ा दिया गया है। इनफैक्ट हमने इस अमेंडमेंट बिल पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंडिकेटर स्पीशीज, कि एक स्पीशीज की प्रेजेंस या एब्सेंस या अबेंडेंस क्या इंडिकेट करती है। तो स्पीशीज दी गई है, क्या वो इंडिकेट करता है, और आपको बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड है। तो मॉस, देखो जो मॉसेस होते हैं ना, बहुत सारे मॉसेस ग्रो ही एसिडिक सॉइल में करते हैं। तो अगर मॉस ग्रो कर रहा है सो यू कैन बी अश्योर्ड कि जो आपका सॉइल है वो एसिडिक हो सकता है, बिकॉज मॉसेस दे टेंड टू ग्रो इन एसिडिक सॉइल्स ओनली। देन ट्यूबिफिक स्वर्म्स ना आपको ऑक्सीजन पुअर, नॉन पोर्टेबल, स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं, तो इनकी प्रेजेंस इंडिकेट्स नॉन पोर्टेबल वाटर। एंड लाइकेंस की एब्सेंस, अगर पहले कहीं पे लाइकेंस थे, ठीक है, लाइकेंस क्या होते हैं? दीज आर म्यूचुअल एसोसिएशंस ऑफ फंजाई एंड एल्गे। तो कहीं पे अगर लाइकेंस थे और अब नहीं है तो आप अश्योर हो सकते हो कि अब एयर में सल्फर डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ गया है। तो इनफैक्ट ये तीनों ही जो हमारे पास मैच किए हुए हैं स्पीशीज़ और जो वो इंडिकेट करते हैं वो सही है। अब इंडिकेटर स्पीशीज़ को ना सेंटिनल स्पीशीज़ भी कहा जाता है, और इंडिकेटर स्पीशीज़ की प्रेजेंस, एब्सेंस या अबंडेंस, तीनों में से कोई भी चीज़ इंडिकेट करती है एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे लाइकेंस की एब्सेंस सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन को इंडिकेट करेगी, ट्यूबिफिक्स वर्म्स की प्रेजेंस नॉन पोर्टेबल वाटर को इंडिकेट करेगी। ठीक है, तो प्रेजेंस या एब्सेंस या अबंडेंस
तीनों ही ट्रू होते हैं एज फार एज व्हेन वी स्टडी द इंडिकेटर स्पीशीज। और इसमें जैसे मॉस है वो एसिडिक सॉइल को, ट्यूबिफिक्स वर्म्स नॉन पोर्टेबल, स्टैग्नेंट ऑक्सीजन पुअर वाटर, नॉन पोर्टेबल होता है जो पीने लायक ना हो, राइट। और एक ना माइनर्स पहले क्या करते थे, 2C के माइन में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है कि नहीं है, कैनरी एक बर्ड होता है उसको भेज देते थे। तो कैनरी आर वेरी सेंसिटिव टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दे डाई इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे अगर ह्यूमंस इफ दे आर एक्सपोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड ना, तो ह्यूमंस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ना जाके ब्लड के साथ बाइंड कर जाता है और उसकी जो अफिनिटी है टू हीमोग्लोबिन इज़ मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के साथ बाइंड कर जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है हीमोग्लोबिन के साथ कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अटैच ही नहीं हो पाता और पीपल डाई ऑफ सफोकेशन, डिजीनेस, है ना, दे कैन ऑल्सो डाई, बट दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम, ठीक है, इफेक्ट्स आने में। बट कैनरी में ना इमीजिएटली आ जाता था। तो पहले क्या करते थे, माइनस ना कैनरी को भेज देते थे माइंस में, और अगर कैनरीज मर जाती थी तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, और अगर कैनरीज बच जाती थी तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, एंड दे कैन ऑल्सो गो इनसाइड द माइंस, ठीक है। So that is why indicator species are important for indicating a specific biological condition or environmental condition. Then the next question is regarding wetlands. अब ये बात करता है दो statements की, और सबसे important चीज़ इसमें आपको incorrect पूछा गया है। पहला है maximum number of Ramsar sites in India is in the state of UP. So that is not correct because correct answer is तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में 14 है, यूपी में 10 है, टोटल इंडिया में 75 रामसर साइट्स हैं अभी। और सेकेंड स्टेटमेंट है मैक्सिमम एरिया अंडर वेटलैंड्स इज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, दैट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज ऑफ द कोस्टल बॉर्डर, ठीक है, कोस्टल बहुत बड़ा कोस्टल बॉर्डर है, तो गुजरात में बहुत बड़ा एरिया अंडर वेटलैंड्स है। तो इनफैक्ट मैक्सिमम एरिया ऑफ वन स्टेट अंडर वेटलैंड्स इन आवर कंट्री इज इन गुजरात, एंड दीज आर जस्ट जेनेरिक वेटलैंड्स एंड नॉट रामसर वेटलैंड्स। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है और आपसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, राइट। अब देखो 75 रामसर साइट्स है, तमिलनाडु में 14 है, उत्तर प्रदेश में 10 है, पंजाब उड़ीसा में 6 है, JNK में 5 है, मध्य प्रदेश में 4 है। तो एटलीस्ट ये ऊपर वाले तो आपको याद होने ही चाहिए। एंड देन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 7.5 लाख वेटलैंड्स हैं इंडिया में, नॉट ओनली रामसर साइट्स बट देयर आर ऑल्सो अदर वेटलैंड्स, है ना। तो वो 7.5 लाख हैं और 4.6% ऑफ द लैंड इज कवर्ड अंडर वेटलैंड्स इन इंडिया, ठीक है। एंड अगर हम बात करें एरिया सबसे ज़्यादा गुजरात में है, गुजरात का ना 17.5% ऑफ द एरिया इज़ अंडर वेटलैंड्स, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 22.7% ऑफ द टोटल वेटलैंड्स इन द कंट्री आर फाउंड इन गुजरात, राइट, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। लेकिन रामसर साइट सबसे ज़्यादा हमारे तमिलनाडु में है। और इनफैक्ट एशिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स इंडिया में है। पहले चाइना में थी, चाइना में आई थिंक 64 है, लेकिन अब इंडिया में है 75, है। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन बॉर्डर टैक्स, या जिसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स कहा जाता है। अब इसके बारे में भी 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कौन सी सही है। देखिए पहली सही है बिकॉज इट डिफाइंस व्हाट कार्बन बॉर्डर टैक्स और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स इज। इट इज़ अ टैक्स ऑन कार्बन emissions attributed to imported goods that have not been carbon taxed at source। अब सपोज करो ये बेसिकली EU कंट्रीज़ ने इम्प्लीमेंट करना है बाय 2026, तो ये स्टेटमेंट भी गलत सही है, ये गलत है, EU कंट्रीज़ का है ये। तो जैसे इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट बनता है और वो EU उसको इम्पोर्ट करेगा। अब जब EU उसको इम्पोर्ट करेगा ना, तो अगर तो इंडिया में वो लेट्स से रिन्यूएबल एनर्जी से बन रहा है तो ऑब्वियसली इट डज़ नॉट नीड कार्बन टैक्स, राइट, क्योंकि वो बन ही एकदम रिन्यूएबल एनर्जी से रहा है। अगर वो थर्मल पावर प्लांट से बन रहा है एंड इट हैज़ नॉट बीन कार्बन टैक्सड यहाँ पर, विच इज़ नॉट हैपनिंग, विच इज़ ट्रू, हम नहीं करते हैं, तो EU उसको इम्पोर्ट करने से पहले कार्बन टैक्स करेगा, तो EU में वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और ऑब्वियसली इंडिया के लिए वो काफ़ी डेट्रीमेंटल है। अब इंडियन डेवलपिंग कंट्रीज़ ये कहती हैं कि ये गलत है, दिस इज़ डिस्क्रिमिनेटरी एंड इट काइंड ऑफ इज़ अगेंस्ट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड प्रिंसिपल, है ना, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है रादर देन डेवलपिंग कंट्रीज़। जैसे इंडिया का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन अगर हम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में देखें तो 4% है, बहुत ही कम है। तो इंडिया के प्रोडक्ट्स को टैक्स करना गलत है, तो ऑब्वियसली EU में डिमांड कम हो जाएगी इंडियन प्रोडक्ट्स की अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं बन रहे हैं तो क्योंकि और दैट इज़ काइंड ऑफ श्योर ओनली बिकॉज इंडिया में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है अभी भी थर्मल पावर प्लांट्स में।
तो पॉइंट वो है कि बट ईयू का ये मानना है कि अगर उनके देश में रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव होते हैं, और अगर वो बाहर से थर्मल पावर प्लांट से बने हुआ प्रोडक्ट सस्ते इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उनके देश में भी इंसेंटिव कम है ना रिन्यूएबल एनर्जी से बनाने का। तो दोनों की अपने जो आप लगा लीजिए अपने पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो कि सही हैं, but as a aspirant you have to see the both sides, but nonetheless for pre this is important कि क्या होता है, कौन इम्प्लीमेंट करेगा इसको और कब तक इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे पास यू जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा इसको। एंड तो अगर EU इम्पोर्टर्स है ना, जैसे जो EU में इम्पोर्ट कर रहे हैं, दे हैव टू बाय कार्बन सर्टिफिकेट्स, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू द कार्बन प्राइस दैट हैज़ बीन पेड इन द EU, ठीक है। अगर गुड्स लोकली प्रोड्यूस नहीं है सो दैट विल बी योर कार्बन टैक्स, जो आपको कार्बन सर्टिफिकेट्स खरीदने हैं अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो। मतलब अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो EU में तो आपको ज़्यादा प्राइस देना पड़ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन टैक्स और कार्बन सर्टिफिकेट्स, विच इज़ नॉट राइट। बट हाँ, एक अच्छी इसमें बात है कि 2026 तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो तब तक टाइम है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और EU में आपके प्रोडक्ट्स जाते हैं तो आप कार्बन जो सोर्सेज हैं उनको रिड्यूस कर लो, राइट। देन लास्ट क्वेश्चन इज ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन कौन रिलीज करता है? IPCC, WMO, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क या UNEP? तो ये WMO रिलीज करता है, हर साल रिलीज करता है। और इसमें ना बेसिकली 3 गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की जाती है कि उनके सोर्सेज कितने इंक्रीज हुए कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि हर साल ये आता है कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स, और ये बताता है नेचुरल सोर्स की वजह से इंक्रीज है या एंथ्रोपोजेनिक सोर्स की वजह से इंक्रीज है, एंथ्रोपोजेनिक में भी कौन सा सोर्स है जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है इन इंक्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। तो एक तरह से ऑल अबाउट दीज 3 ग्रीन हाउस गैसेस इज कवर्ड इन WMO ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। So that was regarding today's premix. I hope आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, और जो भी आपका स्कोर है वो भी आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए। थैंक यू।